किसी भी मूवी को हिट करने के लिए एक अच्छे डायरेक्टर की जरूरत होती है। डायरेक्टर जो सोचता है अगर मूवी में वो हो जाए तो मूवी हिट हो जाएगी। लेकिन क्या हो अगर जो डायरेक्टर सोच रहा है मूवी उसके बिल्कुल ही अपोजिट बन गई तो वो मूवी फ्लॉप होगी। बिल्कुल वैसा ही हुआ है पाकिस्तान के अभी इलेक्शंस पर। इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स वो तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन इसके अलावा इलेक्शंस में क्या हुआ वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन एक्स्ट्रा चीज जो हमें पता करनी है कि ये चीज पाकिस्तान में कोई पहली बार नहीं हुई, ये चीजें हमेशा पाकिस्तान में होती है। और यहां पे हमें समझना है कि जब पाकिस्तान इंडिया का पार्ट नहीं था तो उस समय मुस्लिम लीग और कांग्रेस थी, वहां से क्या लिंक है जिस वजह से आज तक यानी कि 2024 तक उसके इफेक्ट्स जो मुस्लिम लीग, ब्रिटिशर्स और कांग्रेस के टाइम होते थे उसके इफेक्ट आज तक दिख रहे हैं। वो सारी चीजें हमें देखनी है। मेरा नाम है अंकित बाजित और हम डिस्कस करेंगे आज अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। ये सारे मेन लीडर्स जो आपको दिख रहे हैं पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान की जो मूवी चल रही है इलेक्शंस की, ये सब इनमें इन्वॉल्व है। अब समझते हैं बेसिक पॉइंट्स। पहले पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए, कितने सीट्स में? 265 सीट्स में इलेक्शंस हुए। अब 265 सीट्स में इलेक्शन हुए तो अगर किसी को सरकार बनानी है तो कम से कम उन्हें 133 सीट्स चाहिए। ठीक है, तो जितने भी पार्टीज इलेक्शन लड़ रही है, जो भी इतनी सीट को सिक्योर कर लेगी वो सरकार बना देगी पाकिस्तान में। वैसे भी पाकिस्तान में सरकार तो सिर्फ नाम भर की है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। तो पहली पार्टी, इनको तो आप अच्छे से जानते हैं, इमरान खान जो कि जेल में है। इनकी पार्टी पीटीआई ने जीते 97 सीट्स, सबसे ज्यादा सीट पीटीआई ने जीते हैं। और पता नहीं अगर आप न्यूज देख रहे हैं तो इसके साथ ना साइड में ब्रैकेट में इंडिपेंडेंट वर्ड दिख रहा होगा आपको। वो इसलिए क्योंकि इस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर तो जेल में है, तो जेल में होते हुए इलेक्शन लड़ना थोड़ा मुश्किल था पॉलिटिकल पार्टी से। तो जितने भी इनके मेंबर्स है वो एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़े हैं इलेक्शंस। दुनिया में ऐसा बहुत कम होता है जहां पर ज्यादा इंडिपेंडेंट मेंबर्स जीत रहे हैं, और वही कुछ हुआ है पाकिस्तान। वैसे भी पाकिस्तान फेमस है, चाहे वो क्रिकेट हो या पॉलिटिक्स, हटके काम करने के लिए। उसके बाद दूसरी पार्टी जो है, जो अपने नाम के बिल्कुल विपरीत है, नवाज शरीफ। इनकी पार्टी ने जीता है 76 सीट्स, पीएमएल ने जीता 76 सीट्स। उसके बाद ये पार्टी पीपीपी, बिलावल भुट्टो जो है, इनकी पार्टी ने जीता 54 सीट्स। अभी इसमें हमें ध्यान नहीं देना। तो मैंने क्या बताया आपको कि इलेक्शन जीतने के लिए किसी पार्टी को मिनिमम 133 सीट जीतने थे। अब अगर आप ये मेजर पॉलिटिकल पार्टीज को देखो तो उन्होंने कितने सीट्स जीते, तो इनमें से तो किसी की भी सरकार नहीं बन रही है। अब पाकिस्तान की तो आदत है कि वो चाहे वो वॉर हो या फिर वो पॉलिटिक्स, अपनी हार कभी एक्सेप्ट करती नहीं। तो इमरान खान की पार्टी बोल रही है कि हम जीत गए, हम सरकार बनाएंगे। नवाज शरीफ की पार्टी बोल रही है हम सरकार बना देंगे। इमरान खान का तो फिर भी समझ में आ रहा है कि सबसे ज्यादा सीट जीती है उन्होंने। नवाज शरीफ कैसे बोल रहे हैं कि वो सरकार बना देंगे? नवाज शरीफ का कहना है कि वो दूसरी पार्टीज के साथ मिलकर 133 के ब्रीच जो मार्क है उसको क्रॉस करेंगे, या फिर हॉर्स ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट लगेगा। अब सर ये हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है? जब आप किसी कैंडिडेट को जो जीत गया है उसे आप पैसा देकर या फेवर देकर अपने साइड ला देते हैं, उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है हॉर्स ट्रेडिंग। और वही कर कर नवाज शरीफ की पार्टी कह रही है कि वो कोलिशन, गठबंधन के साथ मिलकर सरकार बना देगी। अब ये तो मैंने आपको बता दिया बेसिक कॉन्सेप्ट्स कि क्या इलेक्शंस में हो रहा है। अब जो हमें समझना है, जो मैं आपको शुरुआत किया था, मूवी का डायरेक्टर। पाकिस्तान की इलेक्शंस की मूवी के डायरेक्टर उसकी आर्मी होती है, उसकी मिलिट्री होती है। कहने का मतलब पाकिस्तान की मिलिट्री जिसको चाहती है इलेक्शंस वही जीतते हैं। तो पाकिस्तान की मिलिट्री नवाज शरीफ को बैक कर रही थी, तो उन्होंने बोला था कि भैया इलेक्शंस कराएंगे हम, जनता वोट देने आएगी, वोट देगी। अगर इमरान खान को वोट दोगे तो वोट जाएगा नवाज शरीफ को। लेकिन ये तो पाकिस्तान है, वायरिंग में शायद उल्टा सीधा कर दिया होगा कि नवाज शरीफ के वोट चले गए इमरान खान को। पाकिस्तान की मिलिट्री काफी फेमस है एक चीज की, और वो ये है
कि पाकिस्तान की मिलिट्री आज तक कोई वॉर नहीं जीती और आज तक कोई इलेक्शन नहीं आ रही, क्योंकि इलेक्शन में वो जिस कैंडिडेट पे दाव लगाते हैं वही कैंडिडेट जीतती है इलेक्शंस। ये पहली बार हुआ है कि वॉर के साथ साथ अपने ही देश में पूरा कंट्रोल होते हुए भी इलेक्शंस आ रही है। नवाज शरीफ हार गए, नहीं जीत पाए, तो यहां पे हुआ ट्विस्ट। डायरेक्टर जो चाह रहे थे वो मूवी वैसी बनी ही नहीं, स्क्रिप्ट पूरी तरीके से चेंज हो गई। अब यहां पे हमें जो समझना है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में 76 इयर्स में 40 साल तो वहां की मिलिट्री ने रूल किया और 36 साल इलेक्शन, जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में, वहां पे इलेक्शंस हुए भी तो इन 36 सालों में वही लीडर आया जो पाकिस्तान की मिलिट्री चाहती थी, और इस तरीके से वहां पर इलेक्शंस होते हैं। तो आधे से ज्यादा टाइम तो वहां पर मिलिट्री ने रूल किया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं पहले भी डिस्कस किया है पहले इंटरनल सिक्योरिटी क्लासेस में, वो ये है अभी के आर्मी चीफ पाकिस्तान की, दैट इज आसिम मुनरो। जितने भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहे हैं उनमें एक खास बात है कि 2 साल से लेकर 5 साल तक उनकी वेस्टर्न कंट्रीज में ट्रेनिंग हुई है। वेस्टर्न कंट्रीज में ट्रेनिंग हुई है उनकी। तो इससे हमें क्या लेना देना? लेना देना यह है कि जितने भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ जब वेस्टर्न कंट्रीज में ट्रेन होते हैं तो वो थोड़े लिबरल माइंडसेट के होते हैं। लिबरल माइंडसेट का मेरा यहां पे कहने का मतलब ये नहीं कि इंडिया के लिए थोड़े सॉफ्ट रहेंगे, उनके एक्शंस बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं रहेंगे। लेकिन ये जो आसिफ मुनरो है, ये आसिफ मुनीर पहले ऐसे लीडर है पाकिस्तान आर्मी चीफ के, पहले ऐसे हैं जिन्होंने वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन से कोई ट्रेनिंग नहीं ली। इन्हें हाफिजे कुरान कहा जाता है पाकिस्तान में। हाफिजे कुरान का मतलब जिसे वर्ड बाय वर्ड कुरान याद है। इन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज में जो भी कोई भी एजुकेशन या ट्रेनिंग नहीं ली है, तो वो लिबरल टेंडेंसी इनमें नहीं दिखती है। जब ये आईएसआई से जुड़े हुए थे तो इनके एक्शंस कुछ ऐसे थे जो इंडियन की जो मिलिट्री है उनको थोड़े से इश्यूज भी हुए थे, और ये एक इश्यू है। दूसरी चीज, पाकिस्तान की एक और बढ़िया हिस्ट्री रही है कि अभी तक किसी भी लीडर जो इलेक्ट होकर आया है उसने अपने पूरे 5 साल कभी खत्म ही नहीं किए। अगर इलेक्शंस होते भी है जो आधे से भी कम साल में हुए, तो उसमें ऐसा कोई भी लीडर नहीं था जिसने अपने पूरे 5 साल खत्म किए हो। पाकिस्तान की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है यहां समझने के लिए। हिस्ट्री का मतलब मेरा यहां पर यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि पाकिस्तान 76 इयर्स में 40 साल मिलिट्री से रूल किया, 36 साल अगर इलेक्शंस हुए भी तो किसी भी लीडर ने एक बार भी अपने 5 साल के टर्म को खत्म नहीं किया। कुछ तो गड़बड़ी है, और इसकी गड़बड़ी है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। हमें जाना होगा थोड़ा टाइम पहले, इंडिपेंडेंस से पहले, जब पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा था, जब कांग्रेस एक साइड थी और मुस्लिम लीग एक साइड थी। अब कांग्रेस तो रशियन रेवोल्यूशन से सीखकर लोगों के बीच में रहकर मूवमेंट चला रही थी, और दूसरे साइड मुस्लिम लीग, वो सिर्फ कुछ मुस्लिम्स के साथ मिलकर मुसलमानों की आवाज बन रहे थे, जो कि गलत नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज मुस्लिम लीग मुसलमानों की वॉइस बन रही थी, लेकिन मुसलमानों को अपने लीग में जोड़ भी नहीं रही थी, एंड दैट वाज द प्रॉब्लम। मुस्लिम लीग कुछ एलीट लोगों से मिलकर बनी हुई थी। मुसलमानों की वॉइस बनने वाली मुस्लिम लीग मुसलमानों को अपनी लीग, मुस्लिम लीग में जोड़ते भी नहीं थे। तो कहने का मतलब यह है कि मुस्लिम लीग ने ग्राउंड में काम नहीं किया था। ग्राउंड में जो लोग काम कर रहे थे वो मुस्लिम लीग के पार्ट नहीं थे। और सबसे पहला इंसान जिसने कॉन्सेप्चुअलाइज किया था कि पाकिस्तान एक नया देश बनेगा, और वो थे मोहम्मद इकबाल। अब ध्यान दीजिएगा इस बात पर, मोहम्मद इकबाल जिन्होंने फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्चुअलाइज किया था कि पाकिस्तान जैसा एक देश बने, उनके पाकिस्तान में जो एरियाज थे वो कौन से थे? पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर यानी अफगानी रीजन जो होते हैं, उसके बाद सिंध और बलूचिस्तान। अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो यहां पर कश्मीर, यहां पर बंगाल नहीं है। यानी कि जिस इंसान ने पहली बार पाकिस्तान को कॉन्सेप्चुअलाइज किया, उसके माइंडसेट में, विजन में
कश्मीर था ही नहीं जिसको पाकिस्तान आज तक डिमांड कर रही है। तो फिर पाकिस्तान क्यों कश्मीर की डिमांड कर रही है, जब पाकिस्तान के कॉन्सेप्चुलाइजेशन में, आइडिया में कश्मीर था ही नहीं? क्योंकि 1933 में आता है एक इंसान जिसका नाम था रहमत अली। रहमत अली ने कॉन्सेप्चुलाइज किया था पाकिस्तान को, जो कंप्राइज करेगा पंजाब से, अफगानिया रीजन, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान, और ऐसे ही नाम पड़ा पाकिस्तान, पाकिस्तान। रहमत अली ने 1933 में कॉन्सेप्चुलाइज किया था पाकिस्तान का, जहां पर कश्मीर पार्ट था पाकिस्तान का, और इस तरीके से वो आगे बढ़े। अब ध्यान से जो देखने वाली बात हमें यहां पर यह है कि पाकिस्तान एक आइडिया था। कोई भी देश ग्रो तब करती है जब वो ग्राउंड पर काम करती है, जैसे कांग्रेस ने ग्राउंड पर काम किया था, इस वजह से डेवलपमेंट दिखी। अब जो कि मुस्लिम लीग जो थी वो ग्राउंड में काम की ही नहीं, ग्राउंड में जो काम कर रहे थे उनको मुस्लिम लीग में ऐड नहीं किया, तो पाकिस्तान सिर्फ एक आइडिया बनकर रह गया। तो जब पाकिस्तान एज अ कंट्री बन भी गया तो उन्हें खुद समझ में नहीं आया कि गवर्न कैसे करें। इसीलिए पाकिस्तान का संविधान बनने में 9 साल लग गए। 1956 में पाकिस्तान का संविधान बना। हमारा देश इतना बड़ा था, इतनी डाइवर्सिटी थी, इसके बावजूद हमने 2 साल 11 महीने 18 दिन में अपना संविधान बना दिया। लेकिन पाकिस्तान को 9 साल लग गए। यही नहीं, पाकिस्तान को अपने देश में पहला डायरेक्ट इलेक्शन कराने में 23 साल लगे। 23 साल। 1970 में पहली बार पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए थे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान एक आइडिया था जो कभी भी ग्राउंड में कॉन्सेप्चुलाइज हो ही नहीं पाया, और इसके रिपरकशन 2024 तक दिख रहे हैं जो हम इलेक्शंस में पढ़ रहे हैं। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद पाकिस्तान, उसकी हिस्ट्री। इसके बाद पाकिस्तान जो है, मुझे ये समझ में नहीं आता, अगर आप ये देख रहे हैं ये सब आर्मी चीफ है पाकिस्तान के, अगर आप इनके यूनिफॉर्म में देखें तो आपको काफी मेडल्स दिखेंगे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये आज तक कोई वॉर जीते तो है नहीं। 1948 का वॉर हारा इन्होंने, 1965 का वॉर हारा इन्होंने, 1971 का वॉर हारा इन्होंने, फिर किस नाम का इनको मेडल मिल रहा है आज तक समझ नहीं आया। बेसिकली पाकिस्तान की मिलिट्री का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि इन्हें सिर्फ इंडिया से वॉर लड़ना है। अगर ये इंडिया से वॉर इनिशिएट कर देती है, यही इनकी विक्ट्री है। इसीलिए इनके टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे तो इन्होंने ये दावा किया है कि 1948 का वॉर हमने इंडिया से जीता, 1965 का वॉर हमने इंडिया से जीता, 1971 का वॉर भी हमने इंडिया जीता। अरे भाई, 1971 का वॉर आप कैसे बोल सकते हैं? आपके देश का 2 टुकड़े हो गए, विभाजन हो गया, वो तो विजिबल है। इतने बार कोई हार जाए तो वो तो दुनिया छोड़ दे, लेकिन यहां तो मेडल लटकाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया से वॉर लड़ना ही इनके लिए विक्ट्री है, और इंडिया के अटैक करने के लिए अपनी मिलिट्री के साथ साथ टेररिज्म का सहारा लेते हैं, जो कितने बार इंडिया ने एक्सपोज कर रखा है इंटरनेशनल लेवल पर कि पाकिस्तान टेररिज्म का सहारा ले रही है। ऐसे कितने सारे ग्रुप्स हैं जिसको लिस्ट कर दिया गया है कि वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान बैक कर रही है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को। क्यों? इंडिया को परेशानी करने के लिए। लेकिन अब इंडिया पहले जैसी नहीं रही। इंडिया अब कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन के बियॉन्ड जा चुकी है। अब ये कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन क्या होगा वो मैं आपको अलग से इंटरनल सिक्योरिटी क्लास में बताऊंगा, सारे टैक्टिक्स इंटरनल सिक्योरिटी के। यहां पर अब इंडिया अटैक कर रही है, सर्जिकल स्ट्राइक। बॉर्डर स्कर्मिश के बियॉन्ड जाकर अब इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है। अब बॉर्डर स्कर्मिश और सर्जिकल स्ट्राइक के बीच में डिफरेंस क्या है, यह मैं आपको बताऊंगा इंटरनल सिक्योरिटी क्लासेस में। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब यह है कि आप दुश्मन के एरिया में जाकर अपनी मिलिट्री और अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल कर कर उनके एरिया में घुसेंगे, और वहां पे जितने भी लॉन्च व्हीकल हैं, लॉन्चिंग पैड है टेररिज्म के, उन सब को आप डिस्ट्रॉय करेंगे और वापस अपने मुल्क आ जाएंगे, इंडिया वापस। अब एक चीज अगर आपने ऑब्जर्व की है, पाकिस्तान कभी नहीं बोलता कि इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, वो कह ही नहीं सकता। इंडिया तो चाहती है कि पाकिस्तान ये बोले, तो हम ये बोल सके कि हां तुम्हारे कंट्री में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के कैंप्स है, इसलिए हमने अटैक किया।
अगर पाकिस्तान ये कहती है कि इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक किया तो उन्हें यह मानना पड़ेगा कि उनके देश में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसलिए आप देखोगे सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान इतनी वोकल नहीं रहती, लेकिन इंडिया वोकल है। इंडिया बार बार कह रही है कि पाकिस्तान के जमीन में टेररिस्ट कैंप्स है और उसे डिस्ट्रॉय हम कर रहे हैं। इसीलिए रीजन है ये चीज। और अब हमारी मिलिट्री मुंह तोड़ जवाब दे रही है, लेकिन पाकिस्तान की हिम्मत अभी तक कम क्यों नहीं हो रही? ये चीज को जाते जाते समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान को बैक मिल रहा है चाइना का। अब रीजंस तो 10 से 15 है, जिसके लिए अलग एक वीडियो बन सकता है, बट इन शॉर्ट अगर मैं कहूं, अगर चाइना पाकिस्तान की हेल्प करती रहेगी तो पाकिस्तान और इंडिया इन्वॉल्व रहेंगे वॉर में, और अगर इंडिया वॉर में इन्वॉल्व है, लड़ाई में इन्वॉल्व है, तो डेवलपमेंट स्लो हो जाएगा। क्योंकि चाइना का एशियन कंट्रीज में अगर कोई कंपटीटर अभी उभर आ रहा है वो है इंडिया, और अगर इंडिया लड़ाई में इन्वॉल्व है तो चाइना के लिए ये मोनोपोली का ट्रेंड साबित होगा। और पाकिस्तान को भी ये जल्द समझना होगा और चाइना को भी, क्योंकि जो चाइना बार बार कश्मीर को लेके बोल रहा है, चाइना का एक एरिया है जिनजियांग एरिया, जहां पर युगर मुस्लिम्स रहते हैं। फोर्सफुली चाइना ने इस एरिया को अपने कंट्रोल में ले रखा है। तो हमें यह नहीं कहना है कि इंडिया चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, बल्कि तिब्बत के साथ, क्योंकि चाइना जो है ये जिनजियांग एरिया में फोर्सफुली, आप तो जान ही रहे हैं, चाहे वो साउथ चाइना सी हो या फिर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से इंडिया को घेरना हो। भले इंडिया नेकलेस ऑफ डायमंड से घेर जरूर रही है, लेकिन ये सब चीजों को भी हाईलाइट करना जरूरी है। अगर चाइना हमारा हाईलाइट कर रहा है सलामी स्लाइसिंग टेक्निक से, तो हमें भी कहीं ना कहीं काउंटर करना बहुत जरूरी है।